नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे ये महत्वपूर्ण क्लास उन तक पहुँच सके। साथ में अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और एक महत्वपूर्ण क्लास की सूचना जो आपको मिलनी चाहिए वो आपसे ना छूटे। चलिए दोस्तों, तो एक शानदार एनर्जी के साथ में बढ़ते क्रम में हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने रजिस्टर और नोट्स को लेके बैठ जाइए। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोटबुक में नोट करते चलिए। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आपकी परीक्षा में आने लायक और आ चुके क्वेश्चन हैं, तो इनको आप हल्के में ना लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये शानदार सीरीज बाय धाकड़ सर स्पेशल एमसीक्यू सीरीज क्लास 4 आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए, और स्क्रीन पर पहला और शानदार क्वेश्चन शो हो रहा है, पढ़ते हैं और हम एक एक क्वेश्चन का जवाब निकालने कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, इसका आंसर हम निकालते हैं और चीजों को समझते हैं और ये भी हम सीखते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला और शानदार क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है। द नर्स इज ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री ऑफ एन 80-year-old client which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance। आप अभी क्या हो, एक नर्स हो। सबसे पहले तो अपने आप को नर्स की भूमिका में देखिए। आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं तो अपने आप को अभी नर्स की भूमिका में देखिए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब आप पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन लेके अस्पताल में पहुंच गए हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। अपने आप को ही नर्स मानिए और आप खुद नर्स हैं, तो आपके द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। तो क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो द नर्स इज ऑब्टेनिंग हिस्ट्री, नर्स क्या कर रही है, एक मरीज की हिस्ट्री ले रही है। वो कितने साल का है, 80-year-old, 80 साल का एक मरीज है। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। माइट इंडिकेट पॉसिबल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड लॉस के लिए वो कैसे जिम्मेदार होगा, ऐसी कौन सी बात पेशेंट ने बोल दी जो नर्स को समझने की जरूरत है। आप नर्स हैं तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को जानिए और फिर बताइए कि कौन सी कंडीशन है जिससे मरीज में पॉसिबल फ्लूइड लॉस हो सकता है और आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका, माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई। मरीज ने ये बोला कि मेरी स्किन हमेशा ड्राई रहती है, सूखी सूखी रहती है, रूखी रूखी रहती है। क्या इसकी वजह से मरीज में फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ रहा है। चलिए, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आई ऑफन यूज अ लैक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, मरीज को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जनरली, ऑफन मतलब सामान्यतः या जनरली, वो लैक्सेटिव का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, लैक्सेटिव का यूज करता है, जिससे उसको अच्छे से मोशन पास हो जाते हैं और साथ में उसको जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो जनरली ये मरीज क्या बोल रहा है, ये वाली बात बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ आइस टी, मैं जनरली क्या करता हूं, ड्रिंक ऑफ लॉट ऑफ आइस टी, मैं ज्यादा मात्रा में कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं क्या करता हूं, आइस टी ले लेता हूं। आई समटाइम हैव प्रॉब्लम विथ ड्रिबलिंग यूरिन, मेरे साथ एक समस्या है कि मैं जब यूरिन पास आउट करता हूं तो उस दौरान बूंद बूंद करके मुझे यूरिन आती है, ड्रिबलिंग यूरिन मुझे आती है, मुझे ड्रिबलिंग यूरिन आती है। तो उसने 4 स्टेटमेंट नर्स को बताए। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी बात है जो पॉसिबल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से संबंध रखती है। तो दोस्तों, स्किन के ड्राई होने से बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फ्लूइड लॉस नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो कि आपका आंसर है, बार बार लैक्सेटिव यूज करेगा
कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो क्या होगा, मोशन उसको जाएंगे, तो इसमें मोशन पास होने की वजह से उसको रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी शरीर से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। फ्लूइड लॉस हो जाने की वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मरीज में देखने को मिलेगा। तो ये तो मिल गया हमको हमारा आंसर। चलिए, ये हो गया आपका रीजन। चाय पीने से उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और पॉसिबल फ्लूइड लॉस की संभावना नहीं रहेगी। आई समटाइम हैव प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन। ड्रिबलिंग यूरिन जाने की वजह से भी इतना ओवर फ्लूइड लॉस नहीं होगा जितना कि कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव यूज करने से होगा। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। आज की एक शानदार क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप नोट नहीं करेंगे तो परीक्षा में सिलेक्शन की बात सोचना तो छोड़िए, आप उससे कोसों दूर हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आया हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, आप फिर भूल गए हैं, आप क्या हैं, नर्स हैं, तो डोंट बिकम डॉक्टर। डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट नर्स। तो नर्स को क्या काम करना रहता है वो आप उस पर फोकस करिए और अपने क्वेश्चनों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। अ क्लाइंट विजिट, एक मरीज है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी समस्या को जानना है। सिनेरियो क्या कह रहा है, क्लाइंट विजिट क्लिनिक आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट। एक मरीज है और किसी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु किसकी, उसके पेरेंट्स की, या तो उसके डैड या उसकी मॉम। देखते हैं कौन की डेथ हुई है। उसके बाद वो क्लिनिक पर आया है। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट सिस्टर। क्लाइंट की एक सिस्टर है जिसने ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया नर्स को कि वो एबनॉर्मल ग्रीविंग को बता रहा है। एबनॉर्मल ग्रीविंग को बता रहा है। एक क्लाइंट है जो विजिट करने के लिए आया था क्लिनिक में, डॉक्टर की में, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट, और उसने बताई एक बात कि मेरे डैड या मॉम में से पेरेंट्स उसके क्या हो गए हैं, शांत हो गए हैं, या उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्लाइंट के सिस्टर ने ऐसा कैसा स्टेटमेंट कर दिया जो बताता है एबनॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस को। तो जनरली जानिए दोस्तों, ग्रीविंग का मीनिंग क्या होता है। हम बात करें ग्रीविंग क्या होती है, जनरली ये कैसी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी हमारे परिवार का या कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि उनमें दुख देखने को मिलता है, सैड, दुखी छा जाती है पूरे परिवार में। कोई अपना खोकर गया है या कोई अपना छोड़कर चला गया है तो आपको एकदम से नेचुरल प्रोसेस रहेगी और आप खुश नहीं होंगे। कैसे रहेंगे, आपको अंदर से बहुत ही हीन भावना, दुखी, सैडनेस और गिल्ट जैसी भावना फील होगी। अकेला गिल्टी फील करोगे, गुस्सा भी आपको आएगा। ये सारी चीजें ग्रीविंग प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल बात, ऐसी कौन सी एबनॉर्मल बात है जो क्लाइंट की सिस्टर ने कर दी है, उसको अपने इन चारों स्टेटमेंट में से हमको ढूंढना है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। माई सिस्टर स्टिल हैज एपिसोड ऑफ क्राइंग। मेरी सिस्टर बार बार रो रही है। एंड इट हैज बीन 3 months सिंस डैडी डाइड। उसके डैडी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, इसकी वजह से वो क्या है, बार बार उसको रोने का विषय बना हुआ है। तो रो रही है मतलब वो दुखी है, सैड, मतलब ग्रीविंग की बात सही है, लेकिन हमसे पूछिए एबनॉर्मल, तो ये बात तो सही है, ठीक है, देखने को मिलेगी उसमें। सैली सीम्स टू हैव फॉरगेटन बैड थिंग्स दैट डैडी डिड नॉट इन हिज लाइफ टाइम। वो ऐसी बातें भुला नहीं पा रही है जो उसके पिता से संबंध में है, तो उसके लिए बुरा फील हो रहा है कि वो बातों को भुला नहीं पा रही है, तो उसको दुख हो रहा है। तो ये बात भी वो सही बोल रहा है, ये भी ग्रीविंग प्रोसेस से रिलेटेड है। सी रियली हैड अ हार्ड टाइम आफ्टर डैडी फ्यूनरल। उसके पापा के अंतिम संस्कार के बाद उसके लिए बहुत ही हार्ड टाइम है। ये कैसा है, हार्ड टाइम है, कठिन टाइम है, उसका ये समय गुजार पाना मुश्किल हो रहा है। उसे क्या फील हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है। इसकी वजह से सी सेड दैट सी हैड अ सेंस ऑफ लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबे समय तक बहुत सी बातों को भूल जाती है, सोचना, ओवर थिंकिंग कर रही है, ऐसी चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं। ये तीनों बात तो ग्रीविंग रिलेटेड से। लास्ट ऑप्शन बचा आपका, सैली हैज नॉट बीन सैड। सैली सैड नहीं है, दुखी नहीं है, मतलब नोट। यही एबनॉर्मल बात हमें यहाँ पर ढूंढनी थी, तो आंसर हमें मिल गया।
नॉट बीन सैड एट ऑल बाय डैडी डेथ, उसके पापा के मृत्यु हो जाने के बाद या उनके चले जाने के बाद वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। सी एक्ट लाइक नथिंग हैज हैपेंड, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा वो व्यवहार या वार्तालाप कर रही है। तो ये एबनॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस को दर्शाता है। तो जो आपका आंसर जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा, डी, जो कि एक एबनॉर्मल ग्रोविंग प्रोसेस है। चलिए तो अगले शानदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट which of the following would be most appropriate to bear when providing direct care to the client with cup। आप नर्स हैं और हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो which of the following, निम्नलिखित में से most appropriate to bear, क्या पहनना चाहिए आपको when providing direct care to the client with cup। एक खांसी का मरीज है, उसको बार बार क्या आ रही है, खांसी आ रही है, कफिंग और स्नीजिंग, खांसी उसे आ रही है। ऐसे मरीज के साथ में आपको बियर कौन सी चीज पहनने की आवश्यकता है कि अब इन चारों में से ऑप्शन हम जानते हैं कि खांसी वाले पेशेंट के साथ में कौन सी इंपोर्टेंट चीज है जो हमें पहननी ही पहननी चाहिए अस्पताल में। अ मास्क, अ गाउन, अ ग्लव्स, अ शू। दोस्तों खांसी क्या होती है आपकी, एक से दूसरे मरीज में फैल सकती है, तो कम्युनिकेबल हम इसे बोलते हैं, कम्युनिकेबल हम इसे बोलते हैं। दूसरा, इसमें खांसते छींकते समय क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो खांसेगा तो उसके माउथ में से और स्नीजिंग करते समय ड्रॉपलेट या उसके कम्युनिकेबल वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आने के चांसेस रहेंगे। तो इनमें से क्या गाउन प्रिवेंट करेगा। अब जाएगा कैसे, ये ड्रॉपलेट जैसे ही खांसेगा तो मुंह से ही हमारे अंदर जाएगा, किससे जाएगा, मुंह से ही हमारे अंदर जाएगा। तो हमें माउथ को कवर करना है, किसको कवर करना है, माउथ को कवर करना है। माउथ को कवर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो मास्क एक ऐसी चीज है जो अपन मुंह पर लगा लेंगे तो कोई भी खांसता चीखता रहे, उसकी कम्युनिकेबल बैक्टीरिया वायरस या हमारी क्या चीज, खांसती छींकते समय उसके जो ड्रॉपलेट निकले हैं, बैक्टीरिया निकले हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। गाउन आप बॉडी पे पहनते हो, ग्लव्स आप हाथों में पहनते हो, शू कवर, तो ये इस कम्युनिकेबल चीज को प्रिवेंट नहीं करेंगे। मास्क एक ऐसी चीज है जो इस कम्युनिकेबल चीज को क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे और हमें इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो मास्क इंपोर्टेंट रहता है जब हम खांसते छींकने वाले मरीज या कम्युनिकेबल डिसीज वाले मरीज की केयर कर रहे हैं, तो मेनली आपको मास्क पहनना चाहिए और प्रायोरिटी यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास्क की जा रही है। चलिए अगला और बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको जानते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर, आप नर्स हो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। एक मरीज है जिसको डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस, लीवर का इन्फ्लामेशन, लीवर इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। तो नर्स उसकी केयर कर रही है। व्यू इज एक्सपीरियंस प्लूराइटिस, जिसको स्किन का इन्फेक्शन भी है, उसको क्या है, स्किन इन्फेक्शन भी उसको साथ में हो रखा है। ये वाला मरीज जिसको हेपेटाइटिस भी है और साथ में उसको स्किन का इन्फेक्शन भी हो रखा है। प्लूराइटिस क्या होता है, खुजली, सामान्यतः क्या होती है, शरीर पर खुजली चलती है, प्लूराइटिस। अब देखते हैं विच वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, इस वाले मरीज के लिए, इस खुजली के प्रिवेंशन के लिए नर्स को कौन सा इंटरवेंशन इन चारों में से अपनाना है। चलिए आप नर्स हैं तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, क्या हमें सजेस्ट दैट द क्लाइंट टेक वार्म सोबर बीडी, दिन में 2 बार आप गर्म पानी से नहाइए, दिन में 2 बार, कितनी बार, 2 बार आप गर्म पानी से नहाइए, जिससे आपकी खुजली कम हो जाएगी। ये तो गलत स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि वो 2 बार नहाएगा तो पहले से ही क्या हो रही है, ड्राइनेस उसकी बॉडी में है, और 2 बार गर्म पानी से नहाएगा तो पुनः और ड्राइनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी खुजली बढ़ी तो नहीं, घटी तो नहीं, और क्या हो गई, बढ़ गई। एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट बोथ वाटर, ये बोल रहा है नर्स, ये बोल रही है कि नर्स को ऐसा करना है
कि आप एक काम करिए, ऐड बीबी ऑयल, बीबी ऑयल को ऐड करिए। जब भी मरीज को नहाना हो तो बाथ वाटर में क्या करे, क्लाइंट से बोल रही है नर्स कि आप आपके पानी में बेबी ऑयल को मिक्स करके नहाइए। क्या ये स्टेटमेंट खुजली को सही कर सकता है? क्या जानते हैं अभी। अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट, पाउडर ऑल्सो क्रिएट ड्राइनेस, ये भी क्या करेगा, बॉडी को ड्राई करेगा तो खुजली और होगी, तो ये भी उस चीज को प्रिवेंट नहीं करता है। सजेस्ट हॉट वाटर रिनाइज आफ्टर बाथ, नहाने के बाद आप रिनाइज कीजिए, कुल्ला कीजिए। क्या इससे ये चीज सही होगी क्या खुजली? तो ये तो बिल्कुल निरर्थक और गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा वो रहेगा बी, एड बेबी ऑयल टू क्लाइंट द वाटर। इससे क्या होगा, पानी में बेबी ऑयल वो डालेगा तो उससे उसकी ड्राइनेस खत्म होगी और उसकी खुजली में क्या मिलेगा, उसको आराम यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंटों के अकॉर्डिंग आपको हमेशा एक खुजली वाले मरीज को इन ऑप्शनों की अपेक्षा आप उससे कहें ना कि भाई बेबी ऑयल बॉथ टबर में ऐड कर लो, जिससे आपको खुजली में आराम मिल जाएगा। शानदार क्वेश्चन था। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, जनरल जो आपको याद हैं, टिक ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते हैं। प्रैक्टिकली और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जनरली एम्स में, नॉर्सेट में, एनक्लेक्स में और अच्छे अच्छे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो है। देखिए, अ क्लाइंट विद पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। पैनक्रियाज में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। हैज बीन ट्रांसफर टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको आईसीयू में क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना है। विच ऑर्डर वुड द नर्स एंटीसिपेट, नर्स को यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, कौन से मरीज के साथ में, जिसको पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज का इन्फेक्शन उसको हुआ है और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नर्स को यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है। चारों स्टेटमेंट में से देखते हैं अपन। ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट, पैनक्रियाटाइटिस वाला मरीज है, उसको इतनी आवश्यकता नहीं रहती कि 15 मिनट में ही आप बीपी चेक करें, गलत स्टेटमेंट है। इंसर्ट ऑफ अ लेवाइन ट्यूब, ये स्टेटमेंट सही है। कार्डियक मॉनिटरिंग, कार्डियक मॉनिटर करने की आवश्यकता, इतनी जरूरत यहां पर अभी नहीं है, अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन। ड्रेसिंग चेंजेस 2 टाइम पर डे, पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज को ड्रेसिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट आंसर आपका गया बी। तो देखिए बच्चों, इंसर्शन ऑफ लेवाइन ट्यूब, लेवाइन ट्यूब का आपने नाम सुना है, परीक्षा में प्रश्न आता है। लेवाइन ट्यूब किसे कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जो रहती है एनजी ट्यूब, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एनजी ट्यूब के नाम से हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जानते हैं। इसका फायदा क्या है पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज को लगाने का? देखिए बच्चों, जो पैनक्रियाटाइटिस जिसको होता है उसको बार बार नोजिया और वॉमिटिंग उसको देखने को मिलती है, नोजिया और वॉमिटिंग मरीज को देखने को मिलती है। एनजी ट्यूब लगाने से हम मरीज को क्या करेंगे, लावाज करेंगे। क्या करेंगे, लावाज करेंगे। लावाज करने का एक फायदा होता है, ये क्या करता है, टू decompress the stomach and rest bowel, इसका फायदा क्या है, स्टोमक को डिकम्प्रेस कर देता है और बाउल को क्या करता है, रेस्ट प्रोवाइड कराता है, लावाज। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम उस मरीज को लगाएंगे, जो कि इस नर्स का प्राइम भूमिका है, इससे क्या है, मरीज को थोड़ा सा आराम मिले। चलिए, तो एनजी ट्यूब लगाने का पर्पज आपको पता चल गया, आंसर हमें मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्लाइंट इज एडमिटेड टू यूनिट आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी। ये वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है, सिस्टोक्टोमी। टोमी मतलब क्या होता है, शरीर से उस भाग को निकाल दिया है, शरीर से कंप्लीट भाग को निकाल देना, कंप्लीट भाग को निकाल देना, निकालना या क्या करना, रिमूव करना। क्या करना, रिमूव करना। तो कोलिसिस्टेक किस वर्ड के लिए यूज होता है, गोल ब्लेडर के लिए। किसके लिए यूज होता है बच्चों, गोल ब्लेडर के लिए।
तो गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके कंप्लीट तौर पर रिमूव कर देना क्या कहलाता है? कोलिसिस्टेक्टोमी। गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके उसे रिमूव कर देना क्या कहलाता है? कोलिसिस्टेक्टोमी। एक मरीज है, भर्ती हुआ है आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी, उसकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर करके उसको रिमूव कर दिया है। तो अब क्या भूमिका है? मोंटगोमेट्री स्ट्रैप, इस मरीज को एक स्ट्रैप टैप लगा है, आर यूटिलाइज्ड, इसके लिए उपयोग किया गया है दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट के लिए मोंटगोमेरी स्ट्रैप यूज लिया गया है। द नर्स इज अवेयर, क्या नर्स इस अवेयर है दैट मोंटगोमेरी स्ट्रैप आर यूटिलाइज्ड ऑन दिस क्लाइंट बिकॉज, क्या नर्स को इस चीज के बारे में जानकारी है कि ये टैप इसको क्यों लगाया गया है, मोंटगोमेरी स्ट्रैप क्यों लगाया गया है। चलिए बच्चों, द क्लाइंट इज एट रिस्क एविसरेशन, मैंने आपको बताया था प्रोट्रूजन का बाहर आना, क्या होना? प्रोट्रूजन आउट होना, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या हम मोंटगोमेरी स्ट्रैप का उपयोग करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कोलिसिस्टेक्टोमी वाले मरीज को प्रोट्रूजन होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। द क्लाइंट विल रिक्वायर फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेज, ये आंसर सही है, आंसर जाएगा आपका बी। मोंटगोमेट्री स्ट्रैप का उपयोग इसलिए करते हैं कि बार बार मरीज में क्या होता है, अपन को ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये एक बार लगा दो तो काफी दिन तक ये चलती है। द स्ट्रैप प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ड्रेन दैट आर इंसर्टेड इनटू द इंसिजन, क्या ड्रेन को सपोर्ट करने का कार्य करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती, कतई नहीं करती। डू नॉट सूचर और क्लिप आर यूज टू सिक्योर इंसिजन, बच्चों नो सूचर और क्लिप आर यूज टू सिक्योर इंसिजन, हम गोल ब्लैडर की सर्जरी होती है, गोल ब्लैडर की अगर क्या हुई है, सर्जरी वहां पर हुई है, तो हम क्लिप्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर तो कंप्लीट लूप से ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर गॉल ब्लैडर की सर्जरी ना होके क्या हुआ है, उसे कंप्लीट रूप से हटा दिया है। अगर यहां पर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई होती तो हम ए ऑप्शन को ले सकते थे। बाकी इस वाले मरीज में मोंटगोमेट्री स्ट्रैप का यूज इसलिए है क्योंकि बार बार ड्रेसिंग से हम बच सकते हैं। तो मोंटगोमेट्री स्ट्रैप क्या होता है, इसको अपन इमेज बेस्ड प्रश्न में आपको अभी बता देता हूं। इसके 3 उपयोग होते हैं। कितने उपयोग होते हैं? 3 उपयोग। सबसे पहले तो क्या होता है, मरीज को पेन नहीं होता, इसके उपयोग करने से पेन नहीं होता है। बार बार अगर आप ड्रेसिंग करेंगे तो टैप को पटाएंगे, टैप को लगाएंगे, टैप को पटाएंगे, टैप को लगाएंगे, तो मरीज को क्या होगा, पेन। ये टैप आपने एक बार लगा दिया तो पेन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पेन से रिलीफ मरीज को मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, बार बार ड्रेसिंग करने से आप बच जाओगे, बार बार ड्रेसिंग करने की आवश्यकता मरीज में नहीं पड़ेगी। तीसरा फायदा क्या है, जिन मरीजों को टैप से एलर्जी होती है, जिन मरीजों को अदर टैप्स के एलर्जी, जैसे कि लेटेक्स के बने आते हैं, लेटेक्स के बने टैप रहते हैं, उनसे अगर किसी को एलर्जी है तो उस वाले मरीज को भी हम ये मोंटगोमेरी टैप स्ट्रैप यूज में लेते हैं। एलर्जी रहती है मरीज को, किससे? एलर्जी टू अदर टैप। तो ऐसे वाले मरीजों के लिए भी हम कौन सा टैप उपयोग में लेते हैं, मोंटगोमेरी टैप। चलिए, इसके 3 फायदे आपको मैंने बता दिए। बार बार ड्रेसिंग से हम बच सकते हैं, इसलिए अपना आंसर क्या गया, बी। पेन से मरीज बच सकता है, एलर्जी अगर किसी टैप से है तो उसमें भी जनरली इसको यूज करते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये है मोंटगोमेरी टैप, जिसमें नॉन एडेसिव पोर्शन जो ऊपर की साइड लगा हुआ है टैप से, मरीज के संपर्क में नहीं आता है। एडेसिव पोर्शन जो मरीज की बॉडी सरफेस से चिपका हुआ रहता है। इमेज बेस्ड प्रश्न आ जाए तो मोंटगोमेरी स्ट्रैप का इमेज ये दे रखा है। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसको पढ़ते हैं और हम इसका जवाब निकालने का प्रयास करते हैं। अगला और शानदार क्वेश्चन, द फिजिशियन हैज ऑर्डर दैट द क्लाइंट मेडिकेशन बी एडमिनिस्टर इंट्राथीकली। एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, जिसने ऑर्डर किया है कि मरीज को हमें दवाई देनी है एडमिनिस्टर इंट्राथीकली, मरीज को दवाई देनी है इंट्राथीकली। द नर्स इज अवेयर दैट, नर्स को इस बात की जानकारी है कि मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर विच मेथड, इन चारों में से कौन से मेथड है जो कि इंट्राथीकली हम दवाई देंगे। चलिए, इंट्रावीनसली इसको हम बोलते हैं आईवी, क्या बोलते हैं, वेन में हम इसको लगाते हैं, तो वेन्स के लिए आईवी यूज किया जाता है। रेक्टली
डायरेक्ट हम रेक्टम में कोई दवाई इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे रेक्टली। इंट्रामस्कुलरी IM, डायरेक्ट मसल्स में हम कोई दवाई लगा रहे हैं तो उसे बोलेंगे इंट्रामस्कुलर मसल्स में। इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर हम डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं तो इस रूट को बोलते हैं बच्चों इंट्राथीकली। इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? इंट्राथीकली। इस मेथड को बोलते हैं इंट्राथीकली। अगर आप डायरेक्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्शन लगाते हैं तो कौन से मेथड से लगाते हैं? इंट्राथीकली हम डायरेक्ट इंजेक्शन को लगाते हैं। और इसका मेन काम क्या है? इस इंजेक्शन की लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मरीज को क्रोनिक पेन हो रहा है, उस अवस्था में हम इंट्राथीकली रूट यूज में लेते हैं। साथ में आपके सेरेब्रोस्पाइनल एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम दवाइयों को, अगर कोई सी डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए मेडिकेशन इंट्राथीकली, वो हम यहाँ पर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इंट्राथीकली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंट्राथीकली रूट से हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्शन लगाते हैं और दवाई देते हैं। चलिए, ये आपके रूट हैं। कौन से इंजेक्शन को किस किस रूट से लगाया जाता है? चलिए बच्चों, तो मैं बता देता हूं आपको। IM इंजेक्शन रहता है इंट्रामस्कुलर, जिसको डायरेक्ट मसल्स में लगाया जाता है। कितने एंगल पे लगता है? 90 डिग्री एंगल पर। सबकुटेनियस इंजेक्शन हम 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, जिसको डर्मिस पार्ट में लगाया जाता है। इंट्रावीनस इनटू द वेन्स, इनटू द वेन्स हम वेन्स में जब इंजेक्शन को लगाते हैं 25 डिग्री पर हम लगाते हैं तो इनटू द वेन्स, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जब चालू रहता है उस एरिया में हम इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाएंगे। इंट्रावीनस जो भी दवाई लगाते हैं वो डायरेक्ट किस में सर्कुलेट हो जाती है? ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है और मरीज को तुरंत आराम उसको मिलता है, तुरंत प्रभाव से। इंट्राडर्मली डर्मिस वाले भाग में इंजेक्शन को लगाते हैं तो इंट्राडर्मल कहलाती है और इसका जो एंगल रहता है वो कितना रहता है बच्चों? 10 डिग्री टू 15 डिग्री तक इसका एंगल रहता है। तो मैंने आपको 4 प्रकार से इंजेक्शन जनरली इस रूट से लगाए जाते हैं। इंट्राथीकली डायरेक्ट इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर हम लगाएंगे तो इंट्राथीकली यूज करेंगे। बाकी ये कॉमनली और जनरली वैक्सीन लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, IV लगाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबकुटेनियस रूट, इंट्रावीनस रूट और इंट्राडर्मल रूट। चलिए, परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आपको यहां से नोट करके रखना है। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और इसका जवाब निकालिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? Which client can best be assigned to newly licensed practical nurse? एक नई नवेली अभी सिलेक्शन हुआ है उसका, किसमें? एम्स में सिलेक्शन हुआ है उसका, अभी सिलेक्शन लेके पहुंची है वार्ड में। आज उसका पहला दिन है, उसको आता जाता कुछ है नहीं है, उसे लाइसेंस नर्स तो हम कह रहे हैं पर वो क्या है? नई नवेली है। तो ऐसे वाली नर्स के लिए हमेशा कौन सा वाला केस देने की आवश्यकता पड़ती है? तो जो मेन प्रैक्टिशनर नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है, अस्पताल में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इन चारों केसों में से इस नई नवेली एम्स की दुल्हनिया को कौन से वाले पेशेंट की केयर करने के लिए नर्स केस को असाइन करेगी? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी लो रिस्क रहता है, कैसा? लो रिस्क क्लाइंट है, जिसको कोई रिस्क नहीं है, या स्टेबल क्लाइंट हम कह सकते हैं। स्टेबल क्लाइंट मरीज है स्टेबल, जिसको ज्यादा आवश्यकता नहीं है देखभाल की, वो स्टेबल है और कोई भी एबनॉर्मलिटीज पेशेंट में नहीं है, उस प्रकार के केस को हम इस नई नवेली दुल्हन को देंगे, जो कि धीरे धीरे इसकी सेवा करेगी और चीजों को जब सीख जाएगी तब हम उसे मोस्ट क्रिटिकल केस की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं स्टेबल क्लाइंट कौन कौन से हैं। द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरापी, ये तो सीरियस पेशेंट है, इसको हम इस मरीज को नहीं देंगे। क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाईपास, इसको तो कतई नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। क्लाइंट विद TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सर्जरी हुई है उसको, तो इसको भी हम बिल्कुल नहीं देंगे। द क्लाइंट विद डायबिटिकुलोसिस, ये थोड़ा स्टेबल मरीज है, तो आंसर जाएगा आपका बच्चों डी, आंसर जाएगा आपका डी। इन तीनों की अपेक्षा ये क्या है? स्टेबल क्लाइंट है, तो नई नवेली दुल्हन को हमने पकड़ा दिया स्टेबल क्लाइंट, इसकी सेवा कीजिए। मैंने आपको बता दिया था डायबिटिकुलाइसिस, इन्फ्लेमेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट कौन सा रहता है? कोलोन।
कोलोन में इन्फ्लेमेशन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायबिटिकुलोसिस। इस मरीज को अपन इसको असाइन कर देंगे। चलिए अगला और शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नर्स नोट द पेशेंट केयर असिस्टेंट लुकिंग थ्रू द पर्सनल आइटम। एक नर्स है जिसने देखा कि पेशेंट के साथ में उसका कोई चाहने वाला है। कौन है? चाहने वाला है, जिसने क्या किया, कुछ चीज है लुकिंग थ्रू पर्सनल आइटम। पर्सनल आइटम, क्लाइंट के पर्सनल आइटमों को चेक कर रहा है। ज्यादा पर्सनल पे मत जाना, पर्सनल आइटमों को चेक कर रहा है, जो कि एक कैंसर का मरीज है। नर्स ने ये देखा कि उसकी कोई चाहने वाला है जो उसके पर्सनल आइटमों को चेक कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर विच एक्शन शुड टेकन बाय द रजिस्टर्ड नर्स। इस नर्स के द्वारा कौन सा एक्शन यहाँ पर लिया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर नर्स को क्या करने की आवश्यकता है। उसने देख लिया कि उसका केयर असिस्टेंट है, उसका चाहने वाला है कैंसर मरीज का, उसकी कुछ पर्सनल चीजों के साथ में छेड़खानी कर रहा है। तो बताइए इस टाइम पे नर्स क्या करेगी? नोटिफाई द पुलिस डिपार्टमेंट एज रॉबरी। नर्स हेलो 100 डायल कर दीजिए और पुलिस यूं खड़ी हो गई। क्या इस छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं बच्चों, अस्पताल में बार बार ऐसे पुलिस नहीं बुलाएगी नर्स। रिपोर्ट द बिहेवियर टू द चार्ज नर्स। क्या ऐसे व्यवहार को उसकी जो सीनियर नर्स है, चार्ज नर्स है, उसको बताएगी। मॉनिटर द सिचुएशन एंड नोट वेदर एनी आइटम आर मिसिंग। वो इस सिचुएशन को देखेगी कि भैया चाहने वाले तू तो उसकी वस्तुओं को या तो चोरी कर ले या उसके मजे ले ले, इसके क्लाइंट के, लेकिन मैं तो क्या तब बताऊंगी मेरे सीनियर नर्स को जब कोई वस्तु गुम चुकी होगी। तो भैया ये चीज हमें नहीं करनी है। ये चीज हमें क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप तो ड्यूटी करके निकल लोगे, बाद में कोई भी दूसरी नर्स आएगी तो वो मरीज आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि आपने हमारी कोई वस्तु चुरा ली है। अगर आप चुराते हुए उस व्यक्ति को देख लेंगे तो तुरंत ही उसको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है। आप फंस जाओगे, पुलिस को आप बुला रहे थे, पुलिस आपको धर लेगी। मॉनिटर द सिचुएशन एंड नोट द वेदर आइटम मिसिंग। जैसे ही कोई मिसिंग होगा तब तक के लिए आपको इंतजार नहीं करना है। इग्नोर द सिचुएशन, इस सिचुएशन को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए नोटिफाई द, तो राइट आंसर आपका जाएगा बी। तुरंत ही आप रिपोर्ट कीजिए इस बिहेवियर को, अपने चार्ज नर्स को बताइए कि ये एक्टिविटी चाहने वाले के द्वारा की जा रही है, ये कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसको चुराने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। तुरंत ही आप आपकी सीनियर नर्स को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। चलिए बच्चों, तो आपका शानदार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला और शानदार क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है और इसको हम पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। नर्स ओवर हियर द पेशेंट। नर्स ने ऊंची आवाज, नर्स से ज्यादा ऊंची आवाज वैसे किसी की नहीं होती है, लेकिन ऐसा कौन पैदा हो गया अस्पताल में जो नर्स से भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है? द नर्स ओवर हियर द पेशेंट केयर असिस्टेंट। ये भी उसका चाहने वाला है, किसका? मरीज की चाहने वाला है, जो पेशेंट से भी, नर्स से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। अब नर्स ने देखा कि नर्स पेशेंट के चाहने वाला मेरे से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहा है, स्पीकिंग हार्शली, चिल्ला चिल्ला के हंस रहा है। टू द क्लाइंट विथ डिमेंशिया। यहाँ पर मरीज किसका है? डिमेंशिया। मूवी देखी थी आपने सैयारा? सैयारा मूवी में क्या होता है, उससे जो लड़की रहती है उसकी याददाश्त धीरे धीरे क्या हो जाती है? खोती जाती है। तो इसमें लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, धीरे धीरे मरीज क्या करता है? अपनी याददाश्त को खोते चलता है और सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट होते जाता है। द चार्ज नर्स शुड, जो चार्ज नर्स है, चार्ज नर्स है, उसको क्या करने की आवश्यकता है? इस मरीज को रोकेगी कि भैया तुम मेरे से भी ज्यादा इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है और मरीज है आपका डिमेंशिया का, ठीक है। तो उस दौरान चार्ज नर्स को क्या आवश्यकता है? ये चार्ज नर्स है, क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? चारों स्टेटमेंट देखते हैं। अ चार्ज नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट, चेंज नर्सिंग असिस्टेंट असाइनमेंट, जो उसके चाहने वाला है उसको बदल दो। एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट, जो साथ में आपके काम कर रही है वो नर्स, उसको बता के उसको इन्फॉर्म करें कि ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है, भैया अपन दोनों क्या करें मिलकर, या उससे बात करेगी। डिस्कस द मैटर विथ क्लाइंट फैमिली,
कि भैया ये जोर से ऊंची आवाज में बात कर रही है और हंस हंस के चिल्ला रही है, तो इसको फैमिली वालों को बताएंगे भैया इसको समझाओ। फिर आप वहां पर क्यों गए हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इनिशिएट अ ग्रुप सेशन, पड़ोस वाले वार्ड की नर्सों को बुलाइए और एक नर्सिंग असिस्टेंट का सेशन लीजिए कि ये ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो ये इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट असाइनमेंट, इस असिस्टेंट को चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो नर्सिंग का प्रायोरिटी काम रहेगा वो क्या रहेगा, अपनी जो साथ नर्स काम कर रही है उसको आप इन्फॉर्म करो और बताओ, इस सिचुएशन को समझो। अगर वो नहीं समझ रहा है तब एक मीटिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तब ऑप्शन डी जाएगा, आंसर रहेगा आपका बी। इस स्थिति में हमारे साथ में जो भी नर्स काम कर रही है उसके साथ मिलकर सॉल्व करना है सिचुएशन को। ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो सीरियस कंडीशन है तो हमें सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, बाकी चार्ज नर्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। तो नर्स के द्वारा इतने शानदार बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं दोस्तों। तो आज की इस शानदार क्लास में लेक्चर बाय धाकड़ सर में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं उसे नोटबुक में नोट जरूर कर लें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें इस यूट्यूब चैनल को, जिससे क्या होता है जो भी महत्वपूर्ण क्लास की सूचना है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।